आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जापान के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट X2 शिनचन के बारे में। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित ये एडवांस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट है और X2 शिनचन प्रोडक्शन में नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों से भारत के मीडिया सर्कल में X2 शिनचन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है और कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि जापान इस प्रोजेक्ट में पार्टनर ढूंढ रहा है, इसलिए भारत को जापान के साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करनी चाहिए। इस चीज़ के कई पहलू हैं और सभी को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के दौरान इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जापानीज एयरफोर्स के बारे में। जापान की एयरफोर्स जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स कहलाती है। जापानीज एयरफोर्स के बेड़े में 91 मित्सुबिशी F2 एयरक्राफ्ट हैं। ये लॉकहीड मार्टिन F-16 के डेरिवेटिव्स हैं और इनको जापान में मित्सुबिशी बनाता है। जापानीज एयरफोर्स के पास में 34 F2 फैंटम 2 भी हैं। दोनों ही F2 और F4 मल्टी रोल कैटेगरी के फाइटर जेट हैं और आने वाले समय में F-35 लाइटनिंग 2 इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर देगा। जापान ने करीब 150 F-35 लाइटनिंग 2 का ऑर्डर दिया हुआ है और आने वाले समय में ये फाइटर जेट जापानीज एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। जापानीज एयरफोर्स के बेड़े में 202 F-15J भी हैं और ये एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर जेट है। अगर बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप में जितने भी फाइटर जेट बनाए गए हैं वो सारे के सारे फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, चाहे वो रफाल हो, यूरोफाइटर टाइफून हो या साब ग्रिफिन हो। एनालिस्ट चाहे कितना भी कहें कि एक तरीके के फाइटर जेट होने के कारण कितनी भी लॉजिस्टिक्स में पैसे बचें, लेकिन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट को मल्टी रोल फाइटर जेट रिप्लेस नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसी कंट्रीज में जहां उनकी मदद के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं आने वाला, और अगर आएगा तो आते आते देर हो जाएगी। जापान का केस कुछ इसी तरीके का केस है और इसीलिए शुरुआत में जापान F-22 रैप्टर खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका F-22 रैप्टर किसी को भी नहीं बेचेगा। बाद में इसी के चलते जापान ने अपना खुद का एक प्रोग्राम शुरू किया और इस प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कई कंपनी सामने आई। इनमें से एक थी नॉर्थरोप गवर्नमेंट, जिसने YF-23 ऑफर किया था। YF-23 ये वही फाइटर जेट है जो F-22 रैप्टर के कंपटीशन में F-22 से हारा था। ये फाइटर जेट F-22 के बराबर का फाइटर जेट है और जापान की रिक्वायरमेंट के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प होता। वहीं दूसरी ओर BAE सिस्टम जापान को प्रपोज कर रहा है कि वो टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करे और टेम्पेस्ट जापान के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। हालांकि इस बीच जापान ने X2 शिनचन नाम का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पहले से बना लिया है और आने वाले समय में जापान इसी फाइटर जेट के बेसिस पर एक नया फाइटर जेट बनाना चाहता है जिसका नाम होगा X3। X3 फाइटर जेट में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाएगा और ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज जापान पहले से डेवलप कर चुका है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी जापान को नहीं आनी चाहिए। इस फाइटर जेट का एयरफ्रेम स्टेल्दी होगा, साथ ही इस फाइटर जेट की बॉडी पर बहुत सारे स्लॉटेड एंटेनास होंगे जिससे इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरह इस फाइटर जेट में भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार होगा। हालांकि इस फाइटर जेट का डेटा ट्रांसमिशन फास्टर होगा क्योंकि इसमें वायर की जगह फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाएगा, और क्योंकि इस फाइटर जेट में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाएगा इसकी जैमिंग डिफिकल्ट होगी। अब समझने की कोशिश करते हैं भारत की रिक्वायरमेंट को। भारत पहले ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर काम कर रहा है। AMCA के प्रोटोटाइप में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और जब तक ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तब तक GTRE कावेरी K10 बन के तैयार हो जाना चाहिए, और इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट्स हैं। X3 के लिए बनाया जा रहा फाइटर जेट इंजन 147 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और ये इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक परफेक्ट इंजन साबित हो सकता है। भारतीय एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा से 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की थी। भारत रशिया के साथ FGFA प्रोग्राम पर काम कर रहा था और इस प्रोग्राम से जो फाइटर जेट निकल कर आता वो एक एयर डोमिनेंस फाइटर जेट होता।
यानी कि अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो एमका के अलावा एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट और भी है। और अगर भारत जापान का ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता है तो इस प्रोजेक्ट से जो इंजन मिलेगा वो एमका के लिए परफेक्ट इंजन हो सकता है। इन सभी संभावनाओं के ऊपर बात करने से पहले यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जापान का संविधान बहुत अलग तरीके से बनाया गया है और जापान के संविधान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वेपन सेलिंग और डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है। ऐसे में जापान के साथ में कोई भी प्रोजेक्ट बहुत सारी पेचीदगियों में जाएगा और शायद वो प्रोग्राम कभी पूरा भी ना हो। और इसीलिए ज़रूरी है कि भारत अगर जापान के साथ कोलैबोरेट करता है तो इन सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसे प्रोजेक्ट की लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत और जापान एक तरीके से अलाइज हैं। ऐसे में अगर दोनों देश मिलकर एक नए फाइटर जेट पर साथ में काम करते हैं तो इससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते और बेहतर होंगे। लेकिन भारत को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जापान के साथ में U2 सी प्लेन की डील के दौरान किस तरीके की अड़चन आई थी और आज की तारीख में जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ऐसे में एक अनसर्टेन प्रोग्राम को और ऐड करना भारत के लिए सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।